Good morning, all of you. भैया ये स्क्रीन नहीं, भाई ये लास्ट कहाँ पे थे? आज कंप्लीट करना है इसको। गुड मॉर्निंग। देखिए, जो हम लोग कॉमन बेस डिस्कस कर रहे थे उसमें हम लोग लास्ट के पॉइंट पर आ चुके थे, इनपुट और आउटपुट डिस्कस करने के बाद। तो लास्टली क्या था उसमें? फाइनली हमारे पास कि जो हमारा इनपुट वोल्टेज है ना, वो हमारा क्या था? डेल्टा आई ई इंटू आर इन के बराबर था। ठीक है, एज अ मैग्नीट्यूड हम बात कर रहे हैं। डेल्टा वी आउटपुट क्या था अपने पास? डेल्टा आई सी आर आउट, यही था। तो हमने एक तो रजिस्ट वोल्टेज गेन की बात की थी, वोल्टेज गेन, या इसको वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग है तब। तो इसका वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन हमने क्या बोला? डेल्टा, हम लोग ए वी बोलते हैं, तो डेल्टा वी आउटपुट अपॉन, अच्छा अगर क्वेश्चन डीसी में डिस्कस करें तो वी आउट अपॉन वी कर देना, यहाँ डेल्टा डेल्टा हटा देना हर तरफ से। ठीक है, तो यहां से मेरे पास ये क्या बन जाता है? वी आउट तो है मेरा डेल्टा आई ई आर आउट अपॉन डेल्टा, उल्टा लिखा ना, डेल्टा आई सी आर आउट अपॉन डेल्टा आई ई आर इन, यही होगा। तो ये क्या चीज है? इसका करंट एम्प्लीफिकेशन। तो एवी इज योर अल्फा इंटू आर आउट अपॉन आर इन। तो पहली बात, इसको भी कई बार कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस गेन। क्या बोलते हैं इसको? ये सर्किट आपका आर आउट जो है वो आर इन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करता है। तो उसके कंसर्न हम क्या कह सकते हैं? हमारे यहाँ अल्फा तो लेस देन 1 है, लेकिन आर आउट अपॉन आर इन वो 1 से काफी बड़ा होता है। और यहां से आपको पता चलता है कि योर एवी इज, एवी 1 से बड़ा होने का मतलब आपका जो आउटपुट सिग्नल का वोल्टेज है वो ज्यादा है और इनपुट सिग्नल का वोल्टेज कम है। तो आप क्या कह रहे हैं? करंट तो लेस देन 1 है, करंट गेन, लेकिन यहाँ पर आपका वोल्टेज एम्पलीफाई हो गया। एम्पलीफाई का मतलब इनपुट वैल्यू कम थी और आउटपुट वैल्यू ज्यादा है, तो ये एम्पलीफाई हो गया। यहां तक शायद मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में, है ना। अब इसमें हम अगर पावर गेन की बात करें तो पावर गेन क्या होगा? पावर गेन होगा पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। तो क्या चेंजेस आए?
तो अगर हम आउटपुट में बात करें तो डेल्टा पी आउट और डेल्टा पी इन, इसको अगर आप लिखेंगे तो डेल्टा वी आउट, आई आउटपुट कितना है यहाँ पर आई सी, डेल्टा लगा सकते हैं आप दोनों जगह, डेल्टा वी इनपुट डेल्टा आई ई, यही है। तो ये क्या है आपका करंट गेन मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज गेन, तो आपका पावर गेन जो आएगा इट इज अ रेशियो, तो दिस पावर गेन इज हाउ मच, दैट इज ए वी मल्टीप्लाई बाय अल्फा। वोल्टेज कितना गेन हुआ और आपका अल्फा से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली ये आपके पास दिखेगा अल्फा स्क्वायर अपॉन इंटू आर आउट अपॉन आर इन। तो हमारे पास जो पावर गेन है ना वो भी 1 से बड़ा आता है। तो आपके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आपको अल्फा की जानकारी देगा, बीटा की जानकारी देगा, समझ रहे हो, या आई आई सी और आई बी की आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, और उसके कंसर्न आप यहाँ से ये रेशियो और ये रेशियो एस्टिमेट करेंगे। तो अगर एसी में पूछ रहा है तो डेल्टा डेल्टा लगाते रहो, और अगर डीसी में पूछ रहा है तो वो पर्टिकुलर डेल्टा वैल्यू हटा के आप डायरेक्ट एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर एक कैसा डिवाइस है बताओ, जिसमें करंट कंट्रोल्ड है आपस में, आईई आईबी आईसी आपस में कंट्रोल्ड है, और उसके हिसाब से इनपुट में कुछ वेरिएशन हो रहा है और आउटपुट में भी वेरिएशन हो रहा है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इनपुट सिग्नल में अगर हमने कम वोल्टेज भी लगाया है तो वो आउटपुट में वो वोल्टेज बढ़ जा रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इट एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर। एनर्जी हो गई ना वो, तो आवाज बढ़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा साउंड जो है मैं बोल रहा हूँ उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो कम वोल्टेज का है, फिर आपके आउटपुट साइड में वही एनर्जी ज्यादा हो गई है, तो वहां का जो स्पीकर वाइब्रेट कर रहा है वो मेरा गला जैसे वाइब्रेट कर रहा है, वो उससे ज्यादा से वाइब्रेट कर रहा है, तो वो उस तरह से उस साउंड को क्रिएट कर रहा है। तो वो जो एनर्जी दे रहा है स्पीकर वो ज्यादा दे रहा है, लेकिन इनके इन बिटवीन क्या है, इन बिटवीन तो सारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, समझ रहे हो, इनपुट आउटपुट में आपको फिजिकल सिग्नल दिखाई दे रहा है, इन बिटवीन वो सारा क्या है, इलेक्ट्रिकल। मेरी वॉइस पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगी, वो कम वोल्टेज की है, और एम्पलीफायर उसको ज्यादा वोल्टेज पे बना के फिर आउटपुट स्पीकर को दे रहा है, फिर स्पीकर उस तरह से रेस्पॉन्ड करते हुए ज्यादा साउंड प्रोवाइड कर रहा है। चले आगे, तो देखिए इसके क्वेश्चन अगर आता है कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड तो वो इन्हीं पर बेस्ड होता है, या फिर दो इक्वेशन आपके पास थे वीबीई और वीसीई, तो हम आपसे पूछ लें कि भाई उनके वोल्टेजेस कितने, बट मैक्सिमम टाइम इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉमन एमीटर। नोट कर लिया ना सबने? ये यहां तक तो मैं पिछली क्लास में लिख के गया था, आपको बस ये 2 लाइन लिखनी है, वो तो याद कराने के लिए कि भाई क्या चल रहा था, ले वहां से आना पड़ता है। ठीक है, तो कॉमन बेस के आपने कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व देख लिए थे, उनमें बहुत अजीब अजीब सी बातें थी, वो भी आपको दिखाई दे गई थी कब क्या हो रहा है। अब हम लोग कॉमन एमीटर पे बात करेंगे। अगर हम एनसीईआरटी पे फोकस करें तो वहां पर सारा डिस्कशन किस पे दिया हुआ है, कॉमन एमीटर पे, बट कॉमन बेस से उसको कंपेयर करते हैं तो थोड़ा ज्यादा समझने में इजी रहता है, और आपको फर्क भी पता चलता है कि क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, बेटा आई है, हाँ, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। ठीक है,
तो अल्फा स्क्वायर इंटू आर आउट अपॉन आर इन इज द पावर गेन और अल्फा इंटू आर आउट अपॉन आर इन इज वोल्टेज गेन। यहाँ पर अल्फा लेस देन 1 है, लेकिन आर आउट अपॉन आर इन तो हमारा हाई सपोर्ट करता है ट्रांजिस्टर में, इस वजह से हम पावर को गेन कर पा रहे हैं। इवन करंट एम्पलीफिकेशन लेस देन 1 है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए कॉमन एमीटर। मिटा दो ये। अब देखना एक्सप्लेनेशन वाइज सब चीजें ऑलमोस्ट पहले से ही आपके सामने है, बस कॉमन एमीटर में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको देखो। कॉमन एमीटर देखिए, जो कॉमन एमीटर है उसमें क्या एमीटर को कॉमन रखना है, तो हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर के करस्पॉन्डिंग डायग्राम शो कर रहे हैं। तो ये मेरा एन पी एन, ये एमीटर है, एमीटर विल बी कॉमन, और इधर से आपका ये बेस है, ये एमीटर है, और ये आपका कलेक्टर। तो डेफिनेटली 3 टर्मिनल डिवाइस है आपका ये। तो इधर इनपुट बी और ई के बीच में दिया जाएगा। तो कैसे इनपुट दें हम इसको कि एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। तो यहाँ मैंने कुछ इनपुट रेजिस्टेंस यूज किया और उसके साथ मैंने बायसिंग बैटरी अप्लाई कर दी। तो ये बायसिंग बैटरी का नाम कैसे रहेगा, एमीटर कॉमन है ना, तो इधर बी का साइड है तो इसको वी बी बी कहा जाता है, वी डबल बी। ओके, नेमिंग है। ये बायसिंग बैटरी है जो इधर एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखेगी। उसके बाद जो सेकंड है आपके पास ये वाली बैटरी, वैसे आपको बायसिंग करनी है पीएन की, लेकिन कनेक्टिविटी डायरेक्ट आप क्या कहते हैं पी और एन से डायरेक्ट शो नहीं कर रहे हैं, आपको एमीटर के थ्रू रास्ता देना है ज्वाइनिंग का। तो यहां पर एक आउटपुट रेजिस्टेंस लगेगा और जो बायसिंग परफॉर्म करके रखेगा, तो उसके कंसर्न हमारे पास क्या सिचुएशन है कि इधर जो आप बायसिंग बैटरीज लगा रहे हैं उसकी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो इस P से इस N को ज्यादा रखे, तभी वो क्या हो पाएगा, रिवर्स बायस हो पाएगा। तो आपको VCC यहाँ पर कलेक्टर साइड में इसका नाम है VCC। तो VCC कुछ इस टाइप से आपको लेना पड़ेगा ताकि ये C का वोल्टेज B से ज्यादा आना चाहिए। क्लियर, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट कनेक्टिविटी है नहीं। तो आपको ये बात दिखाई देती होगी कि जैसे ये आपका एमीटर है, ये बेस है, तो यहां से यहां तक का डिफरेंस जो है वोल्टेज डिफरेंस को मैंने VBE कह दिया। कितना कह दिया, VBE। और इधर से इधर का जो डिफरेंस है वो वो है, हम लोग VCB लिखते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर VCB नहीं दिखेगा आपको क्योंकि हम लोग बात किससे करेंगे, कलेक्टर और एमीटर से। तो ये हमारे लिए यहां से यहां तक जो वोल्टेज डिफरेंस रहेगा उसको हम लोग VCE शो करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर आप टेक्निकली देखें तो VCE पता है किसके बराबर है, VBE, यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस VCB। यस और नो? तो आपका जो VCE है वो इन दोनों के सम के, यहां से ये हाई वोल्टेज पे है, इससे ये हाई वोल्टेज पे है। तो अगर आप देखना चाहें VCE किसके बराबर है, तो VBE प्लस VCB। आउटपुट की जिम्मेदारी इसकी होती है रिवर्स बायस करने की। तो हम लोग ये इधर से ऐसा लगाएंगे VCC की वो VCE को इस लेवल पे रखेगा, ये जंक्शन आपका किस पे दिखना चाहिए, रिवर्स बायस। समझ में आई बात? तो आपको पता है ना VBE हैव सम पॉजिटिव वैल्यू, और ये भी कुछ पॉजिटिव होगा, तब जाके कहीं VCE पॉजिटिव आपको मिल पाएगा। यस और नो? तो यहाँ पर आपने इसकी बायसिंग परफॉर्म कर दी। अगर बायसिंग सही ढंग से है तो आपका जो सर्किट है वो किसमें है, एम्पलीफायर सर्किट जो है, मतलब एम्पलीफायर छोड़ो अभी, आपका ये एक्टिव मोड में है। एक्टिव मोड में करंट पास कर जाएगा। तो करंट पास कराते हैं तो कैसे होगा बताइए, एमीटर से करंट ऐसे आएगा, तो दिस इज व्हाट, IE। इधर से चलेंगे ये IB करंट आएगा ऐसे, और IB इधर गया, IC इधर गया, तो रिलेशन तो अभी भी वैलिड है। तो ये आपका IC है, लेकिन ये साइड आपका आउटपुट का है और ये साइड आपका इनपुट का है। ठीक है,
तो अगर मैं इनपुट साइड में VBE लिखना चाहूं तो क्या आपको दिखाई दे रहा है? योर VBE इज इक्वल टू VBB माइनस IB RIN। डायरेक्ट लिख दिया मैंने। यहां से यहां जाएंगे तो VBB अमाउंट से बढ़ जाएगा, इधर से इधर जाएंगे तो IB RIN अमाउंट से घट जाएगा। तो मुझे VB माइनस VE चाहिए, तो दैट विल बी VBB माइनस IB RIN। दूसरा अगर हम इधर से चले तो व्हाट इज माय VCE फॉर आउटपुट साइड? VCE is VCE माइनस VCC माइनस IC R आउट। यही है रिलेशन। और आपको पता है कि ये जो आपके वोल्टेजेस हैं इनमें क्या दिक्कत है कि आप यहां पर अगर कुछ चेंजेस करते हैं तो यहाँ का जो चेंज है वो यहाँ पर एक्सेप्ट होता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चेंज को एक्सेप्ट, तो हम लोग आइडियल लेवल पे इसमें चेंज 0 मानते हैं। तो आप इनपुट में कुछ भी चेंज करेंगे वो यहाँ दिखाई देगा आपको, IB में चेंज होता दिखाई देगा। समझ में आई बात? IB से कौन चेंज होगा? IC। तो ये VCC तो कांस्टेंट वोल्टेज है, याद रखना। मैं VBB भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसको चेंज करने के लिए इनपुट में कुछ लगाऊंगा मैं। तो इनपुट में कुछ लगाकर जो वेरिएशन आपको दिखेगा वो यहाँ दिखेगा, और आउटपुट में जो भी वेरिएशन होगा, क्योंकि VCC तो आप डिस्टर्ब कर नहीं रहे और यहाँ आप कुछ लगा भी नहीं रहे हो, जो भी यहाँ आ रहा है दैट विल बी योर आउटपुट। तो ये इनपुट और आउटपुट के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो अगर मैं इसका फॉरवर्ड बायस का ग्राफ बनाऊं तो हम बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बात कर रहे हैं। बिल्कुल सिमिलर है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो इनपुट के लिए मैंने क्या कहा था? इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट। तो इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज का ग्राफ है। यहाँ पर आपका इनपुट करंट कौन है? IB, वो इनपुट साइड है। और ये तो आपका इनपुट वोल्टेज कितना है? VBE। दिस इज लाइक अ फॉरवर्ड बायस डायोड। तो ये फंक्शन कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। और इस ग्राफ पे हमने क्या कहा था? VCB। पिछली बार VCB था, अब हम बोलेंगे VCE। इसको क्या रखना है? कांस्टेंट। मान लीजिए कि मैं इसको कुछ 5 वोल्ट पे बना रहा हूं इस ग्राफ को, ठीक है। तो VCE आपने फिक्स करके ग्राफ बनाया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि VCE को वेरी कराने से भी कुछ करंट्स में वेरिएशन हो सकते हैं। यस और नो? अब दूसरी बात क्या आती है कि अगर मैं इसमें VCE चेंज करके ग्राफ देखना चाहूं तो पिछली बार क्या हुआ था? आपने क्या देखा था? आपने वोल्टेज बढ़ाया था तो IE बढ़ गया था। IE बढ़ गया तो ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया था, इधर इस तरफ शिफ्ट हो गया था किसी गिवन वोल्टेज पे। यहां पर क्या होगा? आपको पता है कि ये VCE कांस्टेंट है, अगर आप इसको बढ़ा देते हैं तो आपका बेस करंट डिक्रीज कर जाता है। मैंने बताया था एमीटर करंट बढ़ जाता है और बेस करंट कम हो जाता है। तो मुझे बताइए किसी गिवन वोल्टेज पे अगर मैं VCE की वैल्यू बढ़ाता हूं तो उस समय IB बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो ग्राफ नीचे आएगा कि ऊपर? नीचे आएगा। तो अगर मैं VCE को बढ़ाता हूं तो जैसे ये 5 वोल्ट पे था, सपोज ये 10 वोल्ट पे ले गए आप, तो देखिए किसी गिवन आउटपुट वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग, तो ये आउटपुट वोल्टेज आपका क्या है? 10 वोल्ट, और ये क्या है? 5 वोल्ट। तो आपको पता है आपने 5 से 10 किया है तो आपका IB घट जाना चाहिए, तो IB घट गया है, देख लीजिए। तो इसलिए ग्राफ इधर शिफ्ट हो रहा है। कॉमन बेस में किधर शिफ्ट हुआ था? अंदर। इधर बाहर की तरफ। मतलब बाहर की तरफ शिफ्ट होने का मतलब आपका आउटपुट वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो IB यहाँ पे घटता जाएगा। बात समझ गए? हालांकि ये रीजन हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, पर मैंने आपको बता दिया था कि बेस की विड्थ के हिसाब से ये वेरिएशन होता है। बात समझ गए? तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? इनपुट। अगर हम आउटपुट में बात करें तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन थे? आउटपुट में आपका आउटपुट करंट है यहाँ पर IC, और आउटपुट वोल्टेज VCE। इस ग्राफ को बनाने के लिए हमने इनपुट करंट को क्या रखा था? कांस्टेंट रखा था। अब आपको ये बात ध्यान है कि अगर इनपुट करंट 0 है तो हमारा जो सर्किट है वो कट ऑफ मोड में है। किसमें है? कट ऑफ मोड में। और अगर बायसिंग फॉरवर्ड फॉरवर्ड हो जाती है तो सैचुरेशन आ जाता है। अच्छा, पिछली बार आपने क्या नोटिस किया था कि ग्राफ इधर नेगेटिव से शुरू हो रहा था,
यहां पर आप ग्राफ देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा आपको। पहले मैं बना देता हूं फिर समझाता हूं। जैसे मान लीजिए किसी गिवन आई के लिए ये ग्राफ ऐसा बना। यहाँ थोड़ा बहुत वेरिएशन है, बहुत स्मॉल, जो आपको दिखता नहीं है। फिर यहां से आगे ये ग्राफ कुछ हम ऐसा बना रहे हैं। इनमें थोड़ा बहुत सेपरेशन भी हो सकता है बट जनरली ऐसा बनाया जाता है। अब देखो इसमें आपने किसको कांस्टेंट रखा, IB। इनपुट करंट को क्या रखते हैं हम लोग, तो आउटपुट आउटपुट का ग्राफ रहेगा तो इनपुट करंट कांस्टेंट है, इनपुट इनपुट का ग्राफ रहेगा तो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर IB की वैल्यू कांस्टेंट है। सपोज मैंने 10 माइक्रो एम्पियर दिया, तो इस ग्राफ में ऊपर जाने पे आपका IB हम बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए 20 माइक्रो एम्पियर है। ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, क्योंकि IB आप बढ़ाओगे तो डेफिनेटली IC बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, 30 माइक्रो एम्पियर। लेकिन यहाँ पर देखने वाली चीज ये है कि VCE के पॉजिटिव रहते भी मोड बदल गया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको पता है कि इसके रेस्पेक्ट में B का वोल्टेज ज्यादा है, तो ये फॉरवर्ड बायस है। और आप VCE चेक कर रहे हैं, क्या चेक करें, आपको चाहिए कि VCE रिवर्स बायस होने के लिए, मतलब आपको चाहिए तो ये VCB रिवर्स बायस चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि योर वोल्टेज C मस्ट बी ग्रेटर देन B, और B जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन E। तो E से B बड़ा है और B से C बड़ा है। तो क्या आपको लगता है कि इसको फॉरवर्ड बायस होने के लिए कुछ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए और इसको रिवर्स बायस करने के लिए कुछ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव वैल्यू VBE से ज्यादा होनी चाहिए, VBE से ज्यादा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्यों? अब हम वैल्यू लेंगे तब समझ में आएगा आपको। मान लो ये 0 वोल्ट, ये 2 वोल्ट है, फॉरवर्ड बायस हो गया मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो क्या आपको लगता है इसको रिवर्स बायस करने के लिए इसको 2 से ज्यादा होना चाहिए? तो क्या आपको लग रहा है कि VCE का मैग्नीट्यूड VBE से, तो उधर आपका फॉरवर्ड बायस है, तो इधर रिवर्स बायस होने के लिए VCB को नेगेटिव होने की जरूरत ही नहीं है। VCB पॉजिटिव रहते भी रिवर्स बायस बना सकता है। कैसे? 0 से 2, और मान लीजिए ये 2 से 1.5 हो जाए, तो गड़बड़ हो गया इसकी बायसिंग, क्योंकि इससे इसको ज्यादा होना चाहिए। तो ये 2 है तो ये 3 की तरफ जा सकता है। तो अगर थोड़ी देर के लिए मानो ये 2 है और ये 1.5, तो इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। 1.5 इज अ, बट स्टिल योर सर्किट इज इन नॉट इन रिवर्स बायस। तो इसकी जो बायसिंग डिस्टर्ब होती थी, तो आपने कॉमन बेस में क्या देखा था, वाई एक्सिस के लेफ्ट में जाने पर बायसिंग बदली थी। क्यों? क्योंकि वहां VCB पॉजिटिव होना रिवर्स बायस को 100% बोल देता था। लेकिन यहाँ ग्राफ VCB के साथ है ही नहीं, ग्राफ किसके साथ है, VCE के साथ। तो VCE जो है वो VBE से बड़ा ही होना चाहिए, और VBE इज अ पॉजिटिव वैल्यू, तो VCE भी पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव में VBE से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तब जाके ये पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर मान लो ये पॉजिटिव होते हुए भी VBE से छोटी वैल्यू पे चला जाए, VBE से छोटी वैल्यू पे चला जाए, तो ये तो फॉरवर्ड बायस है, लेकिन ये रिवर्स बायस। भाई सिंपल वे में यार, एमीटर से बेस को ज्यादा चाहिए, बेस से कलेक्टर ज्यादा चाहिए। अब इस बार क्या आप डायरेक्ट बेस कलेक्टर की बात नहीं कर रहे हो कि आपको 0 से पता चल जाए? जैसे पिछली बार आप बोल रहे थे कि VCB 0 से बड़ा है, तभी आपका सर्किट रिवर्स बायस में था, बेस कलेक्टर जंक्शन। लेकिन अभी आपका VCB पॉजिटिव होना ये शो करता है कि VCE जो है वो VBE से ज्यादा भी होना चाहिए साथ के साथ। यस और नो? अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लो, ये बेसिक डिफरेंस है। तो ग्राफ जो है अभी इधर लेफ्ट में जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जा रहा है पता है? क्योंकि मेरा ये VCE अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन अगर ये VBE से छोटा हो जाए, किससे, VBE से छोटा हो जाए, तो उधर तो फॉरवर्ड बायसिंग है लेकिन इधर फॉरवर्ड बायसिंग नहीं है। यस और नो? एक बार रिप्लाई कर दो। देखो चैट बॉक्स भर दिए पूरा।
है चैट बॉक्स पे तो जब तक हाथ जाने नीचे जब तक मैं बोर्ड पे खड़ा हूं। अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, फिर तो वो फोकस आपका वैसे ही डिस्टर्ब है, समझ में कहां से आएगा। तो अभी सबको क्लियर है मैं जो बोल रहा हूँ ये बात? ये कैसे लिखा, सिंपल तो है। इससे इसका वोल्टेज हाई है, इससे इसका हाई है, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो दिस विल बी दिस डिफरेंस प्लस दिस डिफरेंस। तो यहां पर समझने वाली बात क्या थी कि आपका VCE पॉजिटिव होते हुए भी सर्किट किधर जा रहा है, रिवर्स बायस से। आपका जो बेस कलेक्टर जंक्शन है वो रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस में आ जाता है। तो आप देखिए यहाँ VCE हैज अ पॉजिटिव वैल्यू but your mode is changing. Here it is what? Active mode. And here it is saturation. जहां पे मैंने कहा था दोनों तरफ से आने की संभावना बढ़ती है तो आउटपुट घट जाता है। और यहाँ जो नीचे अगर मैं IB 0 लेके बात करता हूं, हालांकि IB टेंड्स टू 0 होता है, तो ये हमारा कौन सा मोड कहलाता है? कट ऑफ मोड। सिंपल वे में VCE पॉजिटिव में रहते हुए भी, यार ये तो सिंपल सी बात है भाई। मान लो ये 0 वोल्ट है, ये 0.7 वोल्ट है, ये फॉरवर्ड बायस दिखा रहा है। क्या ये वैल्यू 0.7 से ज्यादा होनी चाहिए तभी रिवर्स बायस होगा? तो अगर ये 0.7 से 0.5 ले लो तो ये इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, बट ये फॉरवर्ड बायस में आ गया, जबकि आपको चाहिए किस में था? तो ये 0.7 है तो ये 0.7 से, तो आपको पता है ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो इस वैल्यू से इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए VCE की। तो ज्यादा होने के लिए आपको पता है कि VCE VBE से बड़ा होना चाहिए। चलें आगे। एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर फिगर में कुछ ज्यादा कचरा हो गया है, मतलब ये जो लिख रहे हैं, हाँ कचरा और कबाड़ा जाने क्या। बताओ करंट तो दिखाएंगे ना कम से कम, या वो भी ना दिखाएं? अभी तो ये ट्रांजिस्टर है, आगे जाओगे तो ऐसे ऐसे सर्किट्स आने वाले हैं जहाँ 100 टर्मिनल होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर नाम सुना है? 100 टर्मिनल होते हैं, उन सबको एडजस्ट करना पड़ता है तब जाके काम करता है। मोबाइल पे तो आप ऐसे क्लिक कर लेते हो। हम क्यों पढ़ाएंगे, हमारे सिलेबस में थोड़ी। जो लोग जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर ब्रांच में, वो लोग पढ़ेंगे उसको। IC सुना होगा ना नाम? IC कभी देखा है? उसके दोनों तरफ कितने सारे लेग्स निकले होते हैं, फिर उसकी कनेक्टिविटी, उसकी वर्किंग, वो अपने आप में बहुत खतरनाक है। अभी तो 3 टर्मिनल डिवाइस है। हाँ बिल्कुल, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी नोट कर लो। ये एक पूछ रहे हैं कि सर ये ग्राफ नीचे क्यों शिफ्ट हुआ, तो मैंने कहा कि मेरा VCE बढ़ रहा है। तो VCE बढ़ रहा है तो मैंने आपको बताया था कि बेस मॉड्यूलेशन के हिसाब से IB घट जाता है। तो यहाँ IB घटना चाहिए। तो किसी गिवन वोल्टेज पे अगर आपका VCE बढ़ रहा है तो आपका IB घट जाना चाहिए। ओके, तो इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर सैचुरेशन मोड जो है वो VCE के पॉजिटिव रहते ही आ सकता है। ठीक है, पिछले ग्राफ में नेगेटिव पे उतरना पड़ा था, यहाँ नेगेटिव जाने की जरूरत नहीं है। VCE पॉजिटिव होते हुए भी VCB नेगेटिव पे चला जाता है। ओके, एमीटर पे एरो दिखाना है, ये शायद यहाँ दिख नहीं रहा है। अच्छा, यही सर्किट PNP के हिसाब से दिखाएं तो बस आपको बायसिंग बैटरीज पलटनी पड़ेंगी, बाकी सब एज इट इज रहेगा। थोड़े बहुत आते हैं, इजी होते हैं वैसे, जो भी क्वेश्चन आता है जिसको पता है वो कर सकता है, जिसको नहीं पता है फिर वो ब्लाइंड वे में कुछ नहीं सोच सकता। नोट कर लिया तो आगे बढ़े।
ठीक है, तो ये बात सबको समझ में आ गई कि ये पॉजिटिव रहते हुए भी मोड अपना बदल सकता है, क्योंकि आप VCE की बात कर रहे हैं और आप बायसिंग किस पर देखते हैं, VCB पे। तो VCE पॉजिटिव होते हुए भी ऐसा हो सकता है कि आपका VCB नेगेटिव हो जाए। सिंपल सा एग्जांपल, 20 E से B आपका सपोज 0.7 वोल्ट ज्यादा है, तो B से C को कितना ज्यादा होना पड़ेगा, 0.7 से तो ज्यादा ही होना पड़ेगा। तो अगर आपका B से C 0.7 से ज्यादा चाहिए, तो ये कंफर्म होता है कि आपका जो E से C है उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, ये तो कंफर्म हो गई। तो उसको नेगेटिव आने से पहले ही वो बायसिंग चेंज कर लेता है। कंफर्म? हाँ, आज खत्म कर देंगे बेटा, मैंने ऐसे बनाया का ग्राफ। ठीक है, नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े। तो देखो, ये भी आपका एक्टिव मोड में किसकी तरह काम करेगा, एम्पलीफायर की तरह। तो देखिए यहां से, इधर देखना, यहां कुछ इनपुट में लगाओगे तो वो इसको साथ में लेके अगर हम सोचें तो टेक्निकली आप VBB चेंज नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज दे रहे हो। तो वो चेंजेस आपको कहाँ दिखाई देगा, क्योंकि VBE तो एक फिक्स वोल्टेज के बाद वैल्यू एक्सेप्ट, तो ये जो चेंज है वो सीधा यहाँ आएगा। तो यहाँ पर आप कुछ चेंज करते हो, एक्चुअली VBB में आप कुछ ऐड कर रहे हो सपोज, तो आप कुछ ऐड करते हो, तो यहाँ पर वो चेंजेस दिखाई नहीं देंगे, दिखाई देगा सीधा IB में। यस और नो? तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज ऐड करेंगे तो सारा चेंज आपको IB करंट दिखाई देगा, और जैसे ही IB करंट में चेंज होगा तो आउटपुट में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आउटपुट में बस ये देखना है कि वो चेंज गया कहाँ। तो आपको पता है VCC इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो वो सारा चेंज इस पर दिखाई देगा, किसके थ्रू, तो VCE जो है हाई वोल्टेज को रिसीव कर सकता है, क्योंकि उधर रिवर्स बायस जंक्शन का पार्ट है, तो ये हाई वोल्टेज को रिसीव कर सकता है, तो यहाँ का चेंज सीधा यहाँ दिखाई देगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आउटपुट और इनपुट में क्या चीज है, तो सिंपल वे में डेल्टा IB आर इन इनपुट की तरफ रहेगा और डेल्टा IC आर आउट वो किधर रहेगा। तो उधर आप वोल्टेज इनपुट लगा रहे हैं और इधर आपका आउटपुट में इसके ऊपर वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो उधर का सिग्नल जो आप चेंज करके दे रहे हैं वो सिग्नल इस पे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। और बढ़ता हुआ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर एम्पलीफाई अभी हो जाएगा, देखो कैसे। तो मेरे पास सिंपल वे में अगर मैं बोलूं, सिंपल वे में, तो मेरे पास अगर मैंने डेल्टा V इन कुछ लगाया है तो वो मुझे डेल्टा IB इंटू आर इन, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ मॉड वर्ड लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज क्या होगी, डेल्टा V आउटपुट जो आपको मिलने वाला है वो बेसिकली कहाँ मिलने वाला है, डेल्टा IC इंटू आर आउट में मिलने वाला है। व्हाट इज योर वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन इज योर डेल्टा V आउटपुट upon delta V input, that is delta IC upon delta IB into R out upon Rn. What is the voltage gain? अल्फा नहीं है, बीटा है ये, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB बीटा था, बीटा इंटू R out अपॉन, तो आप देखो आपका ट्रांजिस्टर वही है लेकिन कॉमन बेस में वो अल्फा मल्टीप्लायर में ले गया था, कॉमन एमिटर में किसको ले जा रहा है, मल्टीप्लायर में, बीटा। तो ये आपका वोल्टेज गेन है ना। और अच्छी बात क्या है, आपका बीटा भी 1 से काफी बड़ा होता है, बीटा भी 1 से बड़ा है, और आर आउट अपॉन आर इन तो ये सर्किट सपोर्ट करता ही है, ये भी काफी 1 से बड़ा है। तो वोल्टेज गेन 1 से बड़ा लाने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात
अगर हम कहेंगे कॉमन एमिटर और कॉमन बेस में कौन ज्यादा अच्छा होगा किसी गिवन आर आउट बाई आर इन के लिए, कॉमन एमिटर, क्योंकि इसका बीटा भी 1 से बड़ा होता है। तो ये दोनों मिलकर एम्पलीफिकेशन में बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, यस और नो। और यहीं से अगर आपसे कहा जाए पावर गेन, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, दैट इज एवी इंटू बीटा, एवी इंटू, एंड दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज बीटा स्क्वायर इंटू आर आउट अपॉन आर इन। आया समझ में? दिस इज द पावर गेन। पावर गेन भी आपका 1 से बड़ा है, लेकिन इस तरह से काम करने के लिए इसको एक्टिव मोड में रहना चाहिए क्या? अगर इसकी बाइसिंग डिस्टर्ब हो गई तो ये इस तरह से काम नहीं कर पाएगा। तो एक्टिव मोड में ही ट्रांजिस्टर किसकी तरह वर्क करता है? एम्पलीफायर की तरह। कौन सा रिलेशन? वो उसी दिन बता दिया था मैंने, लास्ट क्लास में बता दिया था। हाँ, अल्फा बीटा में रिलेशन है, बीटा आपका 1 से बड़ा होता है, वहां पर अल्फा जो है वो 1 से छोटा रहता है। मेरे को जो बताना होगा मैं छोड़ूंगा नहीं, आप टेंशन मत लो उसकी। कुछ बताना होगा वो मैंने बता दिया आपको सब। ओके, नीचे रिमार्क लिखो। हाँ, ये अल्फा बीटा में रिलेशन है। क्वेश्चन आपको अल्फा देगा तो अब आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन आपसे नहीं कहेगा कि अगर वो क्वेश्चन आपको कॉमन बेस में ले जाके एम्पलीफिकेशन डिस्कस करता है तो अल्फा जाएगा मल्टीप्लायर में, और अगर क्वेश्चन आपको कॉमन एमिटर में लेके आता है तो मल्टीप्लायर में कौन जाएगा? बीटा। और अल्फा बीटा दोनों ही होते हैं किसकी प्रॉपर्टी? ट्रांजिस्टर की। लेकिन आपको देखना है कि आपको फॉर्मूले में बीटा उठाना है कि अल्फा, वो डिपेंड करेगा कि आपने सर्किट को किस मोड में यूज किया है। कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर बीटा तो कॉमन एमिटर में होता है, ऐसा नहीं है, अल्फा बीटा दोनों होते हैं, वो तो रेशो है ना। लेकिन काम कौन आएगा एम्पलीफिकेशन करते वक्त? बीटा वाला। इन कॉमन एमिटर और कॉमन बेस में अल्फा वाला काम आएगा। कंफर्म? तो नीचे एक दो रिमार्क लिख लो फटाफट, क्वेश्चन इन्हीं पे होते हैं। आप चाहो तो मैं डेटा दे देता हूं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नीचे लिखो एक रिमार्क। लिखो पहला पॉइंट, इन एक्टिव मोड, इन के बाद स्पेस देना है, इन एक्टिव मोड ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, सही बोल रहा हूं? ट्रांजिस्टर वर्क एज एन एम्पलीफायर, मतलब ये जो आप देख रहे हो ये सब लाने के लिए बाइसिंग होना भी जरूरी है। तो क्या होता है, इनपुट आउटपुट के हिसाब से बाइसिंग डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो जो ट्रांजिस्टर बना के बेच रहे हैं जो एज एन एम्पलीफायर, उनको ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पर कितना इनपुट वोल्टेज एट मैक्स हम ला सकते हैं, फिर उसके हिसाब से यहाँ पर कितना वेरिएशन हो सकता है, और उसमें भी बाइसिंग डिस्टर्ब। अब मान लो आपने ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बना के बेच दिया और वो वोल्टेज ऐसा अप्लाई हुआ कि क्या कहते हैं वहां पे वो उसका मोड ही बदल गया। मोड बदल गया तो सैचुरेशन मोड में जा सकता है या फिर कट ऑफ मोड में जा सकता है। तो कट ऑफ में तो इनपुट करंट ही जीरो हो जाता है, कट ऑफ में इनपुट करंट ही जीरो हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑफ स्विच है। ये क्या है? क्योंकि इनपुट आउटपुट बंद रहता है। लेकिन सैचुरेशन में क्या होता है, इनपुट चालू रहता है, आउटपुट कम होता है, इस वजह से क्योंकि दोनों फॉरवर्ड फॉरवर्ड होते हैं। तो एक तरह से लड़ाई होती है कि इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे कि, तो नेट वैल्यू में डिक्रीमेंट आ जाता है टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, तो आउटपुट वहां भी डिक्रीज कर जाता है, तो हमारा मोड स्विच कर जाता है। तो स्विच का मतलब है कि वो एक्टिव मोड से स्विचिंग हो गई है और हमारा आउटपुट गिर रहा है, तो बंद हो रहा है कोई चीज। तो ये जो स्विचिंग है ये मोड की स्विचिंग है, और मोड की स्विचिंग पे चाहे कट ऑफ हो चाहे सैचुरेशन, आउटपुट गिर जाता है। लेकिन उस गिरने में दोनों में बेसिक फर्क है कि कट ऑफ में तो इनपुट बंद हो जाता है, आउटपुट भी बंद हो जाता है। लेकिन इधर आपका क्या कहते हैं, क्या रहता है, जो सैचुरेशन मोड है उसमें इनपुट चालू रहता है,
लेकिन आउटपुट डिक्रीज करता है। तो उसको हम लोग सैचुरेशन मोड को बोलते हैं ऑन स्विच, कि चालू है बट स्विचिंग हो रही है यहाँ पे, समझ गए, क्या आउटपुट गिर रहा है। लेकिन ऑफ स्विच में क्या होता है, दोनों तरफ बंद रहता है। तो नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिखे, लिखो इन saturation mode and cutoff mode, in saturation mode and cutoff mode, transistor works as a switch. फुल स्टॉप लगा के लिखे, saturation mode is called on switch, saturation mode is called on switch, and cutoff mode is called off switch, and cutoff mode is called off switch. In saturation mode and cutoff mode, transistor works as a switch. और जो saturation mode है, saturation mode is called on switch and cutoff mode is called off switch. सिंपल भाषा में आपका ट्रांजिस्टर बंद हो जाएगा अगर इन मोड्स में जाता है, काम करना बंद कर देगा, समझ गए। तो अगर आप कहीं एम्पलीफायर बेच रहे हैं तो ध्यान रखना है, ठीक है। पता चले आपने बना के तो बेच दिया, आपको इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ऑलरेडी क्या देकर भेज रहे हैं, क्योंकि जो खरीदने वाला है वो क्या करेगा, यहाँ से जो इनपुट है वो उसको, अभी हम क्या कर रहे हैं, माइक लगा के हम इनपुट डिस्टर्ब कर रहे हैं बस, बाकी सारी चीजें अपने आप। अगर उसने वी बीबी और वी सीसी इस तरीके का सेलेक्ट कर लिया कि बाइसिंग डिस्टर्ब हो जाए, तो आपको बस ये कंफर्मेशन चाहिए कि एक्टिव मोड में होना चाहिए, अपने आप बढ़ जाएगा पावर वगैरह। बात समझे कि नहीं। अब इसमें एक पॉइंट और आता है, हालांकि उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा टफ है, पहले लाइन लिख लो। देखो, फॉर AC input output, for AC input output in common base input output is in same phase, फेज समझते हो, जैसे कोई साइनसोइडल फंक्शन है तो a sin ओमेगा t प्लस फाइव है तो दूसरा भी a sin ओमेगा t प्लस फाइव ही होना चाहिए, दे आर इन सेम फेज। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फॉर AC input output in common emitter output is out of phase, मतलब फेज डिफरेंस पाई होना चाहिए। फेज डिफरेंस, जैसे आउट ऑफ सेम फेज क्या होता है, साथ साथ चलना, आउट ऑफ फेज उल्टा चलना, ये प्लस पे रहेगा तो ये माइनस पे, माइनस पे रहेगा तो ये ऐसे आउट ऑफ फेज, तो ब्रैकेट में लिखना पाई फेज। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है, लाइन तो बहुत सिंपल है, इसको एक्सप्लेन मैं कर देता हूं। तो मैंने क्या बोला कि कॉमन बेस में सेम फेज आता है और कॉमन एमिटर में आउट ऑफ फेज रहता है। तो इसके लिए इक्वेशंस को बहुत ढंग से देखना पड़ेगा। तो मैं एक बार ये इक्वेशन आपके सामने कॉमन एमिटर के लिए लिखा है, कॉमन बेस के लिए मैं वापस से बना रहा हूं डायग्राम, ठीक है। आपको ये लाइन समझनी है बस, हालांकि कोई आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन मेरे से तो आप लोग पूछेंगे ही ना, मुझे तो अपनी परीक्षा देनी ही है। तो ये कौन सा है आपका कॉमन बेस, है ना। ये सब आपको बनाना नहीं है, बस मैं फेज आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा टिपिकल एस्पेक्ट है तो समझना थोड़ा सा। तो ये आपका बेस, एमिटर, कलेक्टर, यहां किसको लगाया था आपने, वी वीई, और ये क्या था, आर इन,
VCC और ये R आउट, यही है। और इसमें करंट था इधर से IE, ओके, IE करंट इधर से आया था, IB इधर जाएगा, IC इधर जाएगा। फटाफट मैं लिख रहा हूं इसका, VBE, योर VEE माइनस ऑफ IE R इन, और दूसरा VCB इज VCC माइनस IC इंटू, अब मैं बहुत एग्जैक्ट बात कर रहा हूं, आपको पता है, ध्यान से समझना। सपोज आपने इधर से आप कुछ इनपुट वोल्टेज भेज रहे हो, तो मुझे बताइए इस केस में अगर मैं कोई इनपुट वोल्टेज भेजता हूं, है ना, बैटरी उल्टी आ गई ना, ये बैटरी उल्टी लगेगी ना, ये कौन सा बायसिंग होनी चाहिए, फॉरवर्ड ना, NPN, और ये सही है, तो ये कौन सी है, VEE। इक्वेशन देखो सही होगा, ये रटा हुआ है, VEE माइनस IER इन, सही है ना, तो VBE। ओके, अब समझना थोड़ा सा बहुत ध्यान से, माइन्यूट पार्ट है, हालांकि आपसे कोई पूछ नहीं रहा, जहां भी आएगा वो पूछेगा पाई फेज क्यों है या सेम फेज क्यों है, तो आपको पाई और सेम फेज बताना है, क्यों है तो वो तो कहीं वाइवा में पूछा जा सकता है। तो यहां पर मेरे पास अब एक मिनट, इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से मैं कुछ इनपुट दे रहा हूं, तो पहले आप ये समझना, आप एक इनपुट सिग्नल जैसे ऐसा होता है AC में, मान लीजिए यू आर प्रोवाइडिंग अ पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो क्या आपको लगता है यहां पर जो चेंज होगा वो इस ओवरऑल EMF में कमी करेगा कि बढ़ाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो? हाँ, अरे यार तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो, सुबह सुबह का टाइम है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है, करंट ऐसे आ रहा है, ये इधर से ऐसे। अब एक मिनट, जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझो, वो गड़बड़ चीज है बहुत। ये इधर आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल दी, मुझे बताओ यहां मैं जो डेल्टा लगाता हूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो मैं डेल्टा अप्लाई करूंगा, तो वो यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, एक्चुअली यहाँ कुछ इनपुट दिया जा रहा है, तो वो जो भी आप चेंजेस देंगे डेल्टा वी भी लेने से मना कर देगा, तो वो सारा चेंज आपको यहाँ दिखाई देगा, यस और नो। तो यहाँ पे आपने जो चेंज किया, तो मुझे बताइए अगर मैं इस तरह से चेंज करता हूं, तो एक बार मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, मैंने इसको लिखा डेल्टा VBE इक्वल्स टू, भैया थोड़ा कैमरा इधर करिए, नहीं थोड़ा इधर राइट साइड में शिफ्ट करना मेरी तरफ, इधर आ जाओ। डेल्टा VBE, 1 मिनट, डेल्टा VBE इज व्हाट, डेल्टा VEE लिख रहा हूं, ओके। तो याद रखना मैंने यहां पर कुछ चेंज लगाया है, ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहां पर कुछ प्लस का चेंज लगाता हूं, तो मैंने डेल्टा V इनपुट बोल दिया उसको, और मैंने इसको बोला माइनस ऑफ डेल्टा IE इंटू R इन। पहले ध्यान से समझना, तो मुझे एक बात बताइए, इसके पॉजिटिव रहने का मतलब क्या है, कि क्या मैंने यहाँ पॉजिटिव दिया कि नेगेटिव? अगर मैं यहां पर इस चीज को पॉजिटिव लिखता हूं, इसका मतलब मैंने इधर पॉजिटिव इसके साथ कुछ जोड़ा है, इसके साथ कुछ जोड़ा है, तो चलो एक बार इसको तो जीरो कर दो पहले, ये चेंज नहीं होगा, तो मेरे पास कितना आएगा, डेल्टा V इन इक्वल्स टू डेल्टा IE R इन। तो मुझे बताओ अगर मैं इधर पॉजिटिव हाफ साइकिल देता हूं, बस समझना है, इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल देता हूं, तो मेरे पास यहां पर क्या आएगा, डेल्टा V, क्या ये एक नेगेटिव वैल्यू है? नेगेटिव वैल्यू है। अगर मैं इधर पॉजिटिव हाफ साइकिल देता हूं,
तो इसमें से कुछ माइनस होगा। बोलो, नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई फेज और वो याद रखना है बस। मैंने एक सिंपल सोचो ना, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, इधर मैं +1 वोल्ट लगाऊंगा तो वो इसको 4 नहीं बना देगा? 4 बनाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो आप एक्स्ट्रा वैल्यू पॉजिटिव में दे रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पर डेल्टा वी को कुछ प्लस बोलते हैं तो एक्चुअल में मैंने इसको उल्टा लगाया हुआ है। तो अगर मैं ऊपर कुछ पॉजिटिव में देता हूं, ऊपर कुछ पॉजिटिव में अप्लाई करता हूं इनपुट को, है ना, तो मुझे ये दिखता है कि ये करंट बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन ये एक्सप्रेशन में मैंने इसमें कुछ जोड़ा है, तो इसका टेक्निकल मीनिंग है कि अगर मैं इधर से कुछ प्लस में देता हूं तो वो इसको कम करेगा। कम करेगा तो मेरा करंट आई कम होगा कि बढ़ेगा? आई करंट कम होगा, आई करंट कम हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू अगर मैं उधर से कुछ प्लस में देता हूं तो इसको मुझे यहां नेगेटिव कंसीडर करना है, क्योंकि मैंने इस पे डेल्टा डायरेक्ट लगा दिया था। समझ में आता है? तो अगर मैं उधर कुछ प्लस में भेजता हूं तो प्लस में भेजने का मतलब मेरा ये डेल्टा नेगेटिव में जाएगा, और ये नेगेटिव में जाना शो करेगा कि मेरा आई करंट घट रहा है, यानी मेरा डेल्टा आई नेगेटिव है, डेल्टा आई नेगेटिव है। तो मुझे बताइए आउटपुट साइड पे आ जाओ, आउटपुट साइड ये है। ओके, तो आउटपुट में इससे इसका वोल्टेज है क्या? इससे इसका डिफरेंस है, और आपको पता है कि वीसीसी में कुछ चेंज नहीं आएगा, तो यहां देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं डेल्टा वीसी भी लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा आईसी आर आउट। यस और नो? डेल्टा वीसीबी इज योर माइनस डेल्टा आईसी आर आउट। अच्छा मुझे बताइए, मेरा आई करंट गिर गया, आई करंट गिरने का मतलब ये भी गिरेगा, तो दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, दिस वैल्यू इज, यस और नो? कितने लोगों को दिख रहा है कि मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल भेजा था तो इफेक्ट उल्टा आया था, करंट गिर गया था। करंट गिरने से इसका डिफरेंस पॉजिटिव आ गया, और आपको पता है ये जो डिफरेंस है वो सारा यहीं पर है, क्योंकि यहां तक कुछ चेंज, तो ये सारा चेंज यहाँ पे दिख रहा है आपको। लेकिन समझने वाली चीज क्या है, इधर से पॉजिटिव हाफ भेजा तो इधर ये पॉजिटिव हाफ में ही दिखा, यस और नो? लेकिन इसका मीनिंग कैसे निकाल रहा हूं, इधर से पॉजिटिव हाफ भेजता हूं तो ये करंट को गिरा देता है, और करंट यहां से गिरता है तो यहां भी गिर जाता है, तो ये डिफरेंस की वैल्यू नेगेटिव आती है, और डेल्टा आईसी गिरने की वजह से पॉजिटिव आएगा। उधर से पॉजिटिव भेजा, इधर भी पॉजिटिव आया, बस इतना समझना है। इधर आ जाओ, चलो मैं इतना इक्वेशन नहीं लिखता हूँ, आप लोग क्या कहानी ज्यादा अच्छी समझते हो, तो मैं कहानी समझाता हूँ। मुझे बताइए, यहां पर अगर मैं कुछ पॉजिटिव हाफ साइकिल जोड़ता हूं तो क्या मेरा वीबीबी के सपोर्ट में है? वीबीबी का सपोर्ट, इसका मतलब हुआ कि यहां पर आई भी बढ़ जाएगा, आई भी बढ़ने का मतलब ये करंट बढ़ जाएगा। तो मेरा यहां से यहां पर जब मैं डिफरेंस देखूंगा तो यहाँ डेल्टा लगाते हैं, तो यहां तो कुछ चेंज होगा नहीं। डेल्टा वीसी को डेल्टा आउटपुट कह दो, दैट विल बी माइनस आईसी आर आउट। आईसी मेरा बढ़ रहा है तो डेल्टा आईसी पॉजिटिव है, इधर से मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल भेजता हूँ, यहाँ नेगेटिव दिखाई देता है, दिस इज आउट ऑफ फेज। प्लस वी नॉट लगाते हैं, माइनस वी नॉट आएगा, माइनस वी नॉट लगाओगे प्लस वी नॉट आ जाएगा। तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ पता है? कॉमन बेस में अगर प्लस में इनपुट लगाया आपने, प्लस मतलब ऊपर की साइड हाई, यानी ये, तो ये बेचारा क्या करता है, वी का अपोज करता है, तो वी का अपोज करने से करंट गिरा देता है। करंट गिराने से क्या होता है, उधर भी गिर जाता है, तो डिफरेंस जो है पॉजिटिव दिखता है। यहां पर उल्टा होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल लगाने पे करंट बढ़ता है, करंट बढ़ने का मतलब इधर जो चेंज आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो इसलिए आउट ऑफ फेज दिखाई दिया। इधर से प्लस भेजा था, उधर ही प्लस मिला, इधर से प्लस भेजा, उधर माइनस मिला, इधर कॉमन एमीटर में माइनस मिला, कॉमन बेस में, तो इसका मतलब क्या होता है कि आउट ऑफ फेज हो जाता है कॉमन एमीटर में, और कॉमन बेस में सेम फेज रहता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया? तो ये स्टेटमेंट याद रखना, इसमें लिखना कुछ भी नहीं है, बाकी इंजीनियरिंग वालों की हेडेक है कि नहीं, मेरा काम यहाँ तक था।
ये लिख लिया था ना सबने? बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन बहुत, हाँ लेवल बहुत हाई है। नेक्स्ट, तो याद रख लो कि कॉमन एमिटर में पाई फेज और कॉमन बेस में सेम फेज। मैंने आपको दिखाया है, एक छोटा सा डिफरेंस है, बस ये ध्यान रखना। कॉमन बेस में आप पॉजिटिव इनपुट जैसे ही बोलते हो वो वीई को कम कर देता है, कम करने से करंट गिर जाता है, तो गिरने से इधर पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। इधर क्या होता है, इनपुट में अगर आप कोई पॉजिटिव वैल्यू देते हैं तो वो वी बी बी का सपोर्ट करता है, उससे करंट बढ़ जाता है। तो करंट बढ़ेगा तो इधर डेल्टा नेगेटिव आएगा। तो करंट घटने और बढ़ने की वजह से वो फेज चेंजिंग आता है। बात समझ गए? तो अगर आपको इनके क्वेश्चंस करने हैं तो बहुत सिंपल होते हैं। जैसे सपोज मैं लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूँ, ओके। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में कहा कि मेरे पास आई करंट जो है सपोज 10 मिली एम्पियर है, तो ये कौन सा करंट हो गया? एमीटर करंट। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि 98% ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एमीटर passes into collector, ठीक है। देन फाइंड आउट। तो पहले तो वो आपसे आईई आईबी आईसी पूछ सकता है। तो आपके पास एक क्या दिया हुआ है, आईई, और आपको क्या पता है 98% इलेक्ट्रॉन एमिटर से जा रहे हैं। दिस ट्रांजिस्टर इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो 98% जाने का मतलब आपका आईसी अपॉन आईई कितना है? अगर इधर से 100 इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो 98% ही पहुंच रहे हैं, तो दिस इज व्हाट 0.98। तो 0.98 हो गया, तो आपका अल्फा हो गया कितना? 0.98। ओके। और इसके कंसर्न आपको पता चल जाएगा व्हाट इज योर आईसी। आईसी कितना हो गया? आई आपका 10 मिली एम्पियर है, 0.98 इंटू 10 मिली एम्पियर, तो मेरे पास आईसी हो रहा है कितना? 9.8 मिली एम्पियर। तो ये क्या आ गया? आईसी। और आईसी आने का मतलब आईसी प्लस आईई इक्वल टू आईबी। आईसी प्लस आईबी इक्वल्स टू आईई। कितना होगा आईसी? 9.8 प्लस आईबी, आईई कितना? 10। आईबी इक्वल्स टू 0.2 मिली, यस और नो? तो एक तो आपको इनमें आपस में रिलेशन हो सकता है। अल्फा दे दिया, डायरेक्ट बीटा पूछ रहे हैं। व्हाट इज द रिलेशन अल्फा इन बीटा? आईई इक्वल्स टू आईसी प्लस आईबी। तो आपको पता है आईसी से डिवाइड करना है, तो 1 अपॉन आईई, आईई अपॉन आईसी, 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, 1 प्लस आईबी अपॉन, तो ये कितना? 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस, आपको क्वेश्चन में अल्फा दिया क्या? तो यू हैव टू एस्टिमेट द बीटा सपोज, तो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा। योर बीटा इज व्हाट? अल्फा अपॉन 1 माइनस व्हाट इज बीटा? अल्फा कितना है? हालांकि इस क्वेश्चन में यहीं से आप बीटा निकाल सकते हो, मैं बेवजह ये भी ट्रैक बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहां से बीटा कितना हुआ? 1 माइनस ऑफ 0.98, कितना आएगा? 49। दिस इज व्हाट, तो आप देख सकते हो बीटा और अल्फा में कितने रिलेशन, ठीक है। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने इधर देखो, आपको बता दिया गया कि आर आउट कितना लेना है, और आर आउट आपको लेना है 10 किलो ओम, ओके। और आपको आर इन लेना है 10 ओम। और पहला मैंने कहा कि इट इज यूज्ड इन कॉमन बेस। किसमें यूज किया? कॉमन बेस। व्हाट इज द वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन? तो किसमें यूज कर रहे हो? कॉमन बेस में। तो कॉमन बेस के करस्पॉन्डिंग एवी होता है आपका अल्फा इंटू आर आउट अपॉन आर इन। व्हाट इज अल्फा? 0.98। अच्छा, आर आउट कितना है? 10 किलो अपॉन 10, कितना हुआ? 980। देख रहे हो वोल्टेज कितना बढ़ गया? दूसरा, अगर आपने इसी को क्वेश्चन में कहा कि नहीं इट इज यूज्ड इन कॉमन एमिटर, तो कॉमन एमिटर में
आपका ए बी जो लिखा जाता है वो बीटा इंटू आर आउट अपॉन आर इन लिखा जाता है, एंड दैट इज इक्वल टू ए बी। बीटा है आपका 49 और आर आउट अपॉन आर इन 10 इंटू 10⁻³ देख रहे हो कितना एम्प्लीफिकेशन है, 49 इंटू 10⁻³ इतने टाइम्स आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप इसी ट्रांजिस्टर को किस मोड में यूज कर रहे हैं, कॉमन एमिटर या कॉमन बेस। नोट कर लिया क्या सबने? अच्छा, आप दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, एक तो आपके सामने ये टाइप दिया हुआ है डायरेक्टली कि भाई आपको क्या एस्टिमेट करना है, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन और ये सब, ठीक है। और जो सेकंड टाइप ऑफ कंडीशन होती है उसमें जो हमने इक्वेशंस दी हैं VBE VCC, इनके क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास थोड़ा बताना, तो कॉमन बेस में कौन सा था? यार ये तो आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने क्या बोला, मैं क्वेश्चन लिखा ही नहीं रहा हूँ इसमें, डायरेक्ट मैंने सारी वैल्यू दे दी। अगर उसने ए बी पूछा हो, ए बी निकाल देना, ये निकाल देना, ये बच्चों वाली बातें हैं बेटा। नहीं, बच्चे तो हो लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, इसमें मैं क्वेश्चन लिखवाने में टाइम वेस्ट करूं? मैंने सारी चीजें निकलवा दी, क्वेश्चन जो पूछ रहा हूं वो दे देना आंसर। समझ गए कि नहीं? अच्छा, दूसरी चीज, कॉमन बेस में एक बार मेरे पास इक्वेशंस देना दो फटाफट। कॉमन बेस में दो इक्वेशन है और कॉमन एमीटर में भी दो हैं। तो कॉमन बेस में कौन सी दो इक्वेशंस हैं आपके पास? एक तो आपके पास क्या है कॉमन बेस में, VBE किसके बराबर है? VEE IE RN। दूसरा आपके पास आउटपुट में है VCB इक्वल्स टू VCC माइनस IC
आर आउट, यही है। ओके, और कॉमन एमीटर में, कॉमन एमीटर में V आपका होता है BE, ये होता है VBB IB इंटू RN, और VCE होता है दैट इज VCC IC RO, यही है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं कि VEE 5 वोल्ट लगा है और ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, तो मान लीजिए आपको मैंने दिया VEE 5 वोल्ट, ठीक है, और आपको बता दिया कि इनपुट रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो कुछ करंट आपके पास है, हालांकि ये इस पर्टिकुलर के अकॉर्डिंग मैं बात नहीं कर रहा हूं, मान लीजिए आपको R इन दिया है और आपको क्या दिया है VEE, तो मैं क्या VBE पूछ सकता हूं आपसे, VBE पूछ सकता हूं, तो आप इस इक्वेशन में वैल्यू डाल के निकालेंगे। लेकिन इसमें अगर कभी वेरिएशंस की बात की जाएगी, किसकी, तो आप ध्यान रखने का, जैसे ही आप डेल्टा लगाओगे इनमें, तो यहाँ कोई चेंज नहीं एक्सेप्ट होगा, बात समझ में आया? तो यहाँ पर अगर आप डेल्टा अप्लाई करते हैं, मैं इसको लिखता हूं डेल्टा VBE इक्वल्स टू डेल्टा VEE। डेल्टा VEE का मतलब हुआ कि VEE में आप चेंज नहीं कर रहे हैं, तो मैं डेल्टा V इनपुट बोल देता हूं इसको, ठीक है, माइनस डेल्टा IE RN। ऐसे केस में ये चीज जीरो की तरफ चली जाएगी, बाकी आप कैलकुलेशन करो, क्लियर है। यहां पर डेल्टा लगाऊंगा तो डेल्टा VCB इक्वल्स टू डेल्टा VCC, ये जीरो होगा क्योंकि आउटपुट वोल्टेज में कोई चेंज, यहां पर वेरिएशन होगा, इस बाइसिंग बैटरी में कोई चेंज, माइनस ऑफ डेल्टा IC R आउट। तो अगर हम कभी चेंजेस एनालाइज करते हैं तो इस एक्सप्रेशन में इसके चेंज को जीरो करना है, इसके चेंज का मतलब है कि इनपुट में कुछ दिया जा रहा है और आउटपुट में VCC में चेंज नहीं होता है, तो जो यहाँ चेंज आएगा वही यहाँ दिखाई देगा। और दूसरा, अगर इसमें आपको चेंजेस करने तो यहाँ पे भी वही कंडीशन, आपका VBB जो है उधर अगर मैं कुछ चेंज बोलता हूं तो वो V इनपुट रहेगा, डेल्टा IB RN, ये जीरो है। मैंने आपको हिंट कर दिया क्वेश्चन में कौन सी चीज जीरो जाएगी चेंज के करस्पॉन्डिंग। यहाँ पर डेल्टा VCE ये होगा जीरो माइनस डेल्टा IC RO। आपके मन में बाद में डाउट आएगा कि सर ये VCC और ये जीरो करो, ये तो हमें समझ में आ रहा है, VEE को आपने ऐसा क्यों लिख दिया जबकि ये तो बाइसिंग बैटरी है। तो ध्यान रखना, मैंने इसके अंदर कुछ ऐड किया है सिग्नल के साइड से, समझ में आएगा, तो साइड से कुछ ऐड करूंगा तो मेरा VEE बेसिकली चेंज नहीं हुआ है, उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो चेंज आपको यहाँ दिखाई देगा। तो ये सिग्नल आ रहा है, VBE में कुछ चेंज नहीं करना है, तो ये हिंट है आपके लिए कि क्या जीरो करना होता है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लॉजिक गेट्स। इसमें एक ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर है, वो सिलेबस से हट गया है, आप कहोगे तो मैं पढ़ा दूंगा। मतलब देखो, वही तो मैं कह रहा हूं, अब ये करेंगे क्या पढ़ के, और क्या है। तो हेडिंग डालिए लॉजिक गेट्स। बात नहीं करो, देखो इससे टाइम वेस्ट हो रहा है, जो चीज 2 मिनट में होनी चाहिए वो 3 मिनट 5 मिनट ले लेती है। लॉजिक गेट्स सिंपल है, वैसे तो लॉजिक गेट में क्या पढ़ा है, नहीं फिर भी पढ़ाना पड़ेगा। लॉजिक गेट्स जो वर्क करते हैं वो इनपुट और आउटपुट जो है उसमें लॉजिकल इनपुट्स एंड लॉजिकल आउटपुट रहते हैं। तो आप कहते हैं ये बाइनरी ऑपरेशंस हैं, क्या है, बाइनरी में हमारे पास दो तरीके के इनपुट्स होते हैं। जैसे एनालॉग में क्या होता है, एनालॉग में हमारे पास सभी वैल्यू ऑफ इनपुट होते हैं, लेकिन जो आपका बाइनरी इनपुट आउटपुट है जिसको आप डिजिटल बोलते हैं, उसमें 0 और 1 होता है। तो जैसे अगर आपसे कोई कहे कि कोई इस तरीके का टेक्निकल वे में सपोज कोई वोल्टेज वेरिएशन दे रहा हूं और ये कोई सिग्नल है, तो ये कैसा है, एनालॉग है। लेकिन अगर कोई सिग्नल इस तरीके का है जिसको हम लोग कंसीडर कैसा करते हैं
कि हमने कहा कि इसमें या तो 0 बोलेंगे या 1, या तो यहां मैं 0 नहीं लिख रहा हूं, एक्चुअल में ये हाई वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और ये लो। फिर ये तो ये बाइनरी इनपुट्स हैं या डिजिटल इनपुट आउटपुट है। तो ये हाई वैल्यू को हम लोग सिंबल में क्या देते हैं 1, और लो वैल्यू को, फिर हाई वैल्यू को 1। तो हमारे पास यहाँ पर लो और हाई, लो और हाई ये दो ही वैल्यूज चलेंगी। समझ में आई बात? जबकि एनालॉग में आपके पास बहुत सारे इनपुट आउटपुट होते हैं, वो कंटिन्यूअस वेरी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लो और हाई पे बात करना है। एज अ वोल्टेज बात करूं तो सपोज मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे 8 वोल्ट को हाई बोलना है, 0 वोल्ट को लो बोलना है, या मान लीजिए मैंने कहा कि मैं 8 वोल्ट को हाई बोलूंगा और 1 वोल्ट को, तो वो आपके हिसाब से पहले आप डिसाइड कर लो आप किसको हाई वैल्यू बोल रहे हो और किसको, फिर वो फिक्स कर देना है आपके पास। तो आपके पास जब लो और हाई के करस्पॉन्डिंग कंसिडरेशंस होंगे तब आप बात करेंगे कि ये डिजिटल इनपुट आउटपुट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो ऑपरेशन होता है वो होता है आपका और ऑपरेशन। और का मतलब क्या होता है, एक मिनट, और जो और गेट हम लोग बोलते हैं, और गेट का क्या मतलब होता है? तो ये और गेट का ये सिंबल है, पहले तो ये समझना, ये और गेट का सिंबल है। एंड ये आपने ए और बी इनपुट दिए और यहां पर क्या मिला, y आपको मिला a प्लस। तो पहले तो ये बुलियन एडिशन है, इसका मीनिंग क्या है ये समझ लो पहले। और का मतलब होता है कोई भी यस करेगा तो यस होगा, कोई भी यस करेगा तो यस। मतलब आपके पास यहां पर अगर मैं 0 और 1 को एक सिंपल लैंग्वेज में यस और नो बोलूं, तो अगर ये यस बोलेगा तो भी आउटपुट में यस आएगा, ये यस बोलेगा, दोनों यस बोलेंगे तो भी यस आएगा, लेकिन दोनों नो बोलेंगे तो नो हो जाएगा। ये तो है लॉजिकल, लॉजिक समझना, यहाँ पे कुछ यस नो नहीं हो रहा है, यहाँ हाई और लो वैल्यू की कहानी है। तो सबसे पहली बात, ये जो ऑपरेशन है उसका ट्रुथ टेबल क्या है? तो जैसे आप लोग क्या कहते हो, ये आपका ए बी और वाई आपका क्या है ए प्लस बी। क्या होगा? 0 0 0 0 1 1 0 1 और 1 1। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1 प्लस 0 और 1 प्लस 1 1। मतलब ये एक बार ऐसे गड़बड़ी हुई थी, पता है क्या, मैं कहीं पे पढ़ा रहा था, तो जैसे पानी देने के लिए आते हैं हमें क्लास में कई बार, तो पानी रख के गए, तो मैं पढ़ा रहा था 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो वो मतलब चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने सोचा पढ़ा रहे होंगे। 4-5 दिन बाद मेरे पास ये बात कहीं से घूम के आई कि सर वो कह रहा था कि सर आप 1 प्लस 1 1 पढ़ा रहे थे क्लास में, और है ना साथ के साथ क्या कहते हैं कि चलो आप तो पढ़ा ही रहे थे, बच्चे भी ऐसे हो गए कि मतलब 1 प्लस 1 1 पढ़ रहे थे, है ना। तो ऐसी गड़बड़ियां हो जाती है। वी आर डिस्कसिंग व्हाट, मतलब वो बात है ना आगे बहुत ज्यादा हो गई थी, सबको ये लग रहा था कि 1 प्लस 1 1 कैसे पढ़ा सकते हैं। चलो एक बार गलती से बोल दिया होगा, क्लास में 3-4 बार बोल रहे हैं कि ये 1 प्लस 1 क्या है, ये क्या है, ऑपरेशन है, बुलियन ऑपरेशन, दोनों यस करेंगे तो। अब देखो ये तो ऑपरेशन का सिंबल है, ये बैकग्राउंड बैकग्राउंड में कैसे होता है ये? तो बैकग्राउंड में कैसे होता है, जैसे ये एक डायोड लिया हमने, एक और डायोड ले लिया, इसको बोलते हैं रियलाइजिंग सर्किट। क्या है ये? मान लीजिए मैंने ये कहा कि मेरा ए बी और ये 0 वोल्ट है, मैं डिसाइड कर रहा हूं कि मेरा जो 5 वोल्ट है ना वो हाई वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, इसको हम 1 बोलेंगे, और 0 वोल्ट को क्या बोलेंगे, लो वैल्यू, लो वैल्यू को 0 बोल रहे हैं, मेरा लो वैल्यू 0 लिया है मैंने। ठीक है, ये आपके पास एक सर्किट है। तो पता है ये आपका इनपुट आउटपुट है, ये दोनों इनपुट है, और आउटपुट यहां लेना है आपको y, और y देखना आपका आंसर किसकी तरह देना चाहिए, और की तरह। मतलब सिंपल लैंग्वेज में
कि जब भी ए और बी से कभी 5 जाता है तो y 5 होना चाहिए, y 5 होना चाहिए। तो देखिए सपोज आपने दोनों जगह 0 भेजा, एक मिनट, 0 है तो ये सर्किट अनबायस्ड है क्योंकि ये भी 0 है और ये दोनों भी, सर्किट अनबायस्ड है। सर्किट में कोई करंट नहीं है तो ये रजिस्टर में करंट नहीं है तो ये 0 तो ये भी 0। तो 0 0 भेजने पे 0 आया क्या? चलिए अब हम भेजते हैं +5 0। +5 0 भेजने पे एटलीस्ट ये वाला फॉरवर्ड बायस दिख रहा है मुझे। तो जैसे ही ये फॉरवर्ड बायस होगा, आइडियल डायोड है, ये अपने ऊपर ड्रॉप 0 लेगा। तो जैसे ये ड्रॉप 0 लेगा तो ए का वोल्टेज 5 तो वाई का वोल्टेज भी 5, और उसके कंसर्न ये अपने आप रिवर्स बायस हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ +5 भेजेंगे तो इस पॉइंट का वोल्टेज 5 मिलेगा। फिर इधर 5 भेजो, इधर 0 भेजो, तो ये फॉरवर्ड बायस 5 लेगा। दोनों तरफ 5 भेजो तो दोनों फॉरवर्ड बायस, तो यहाँ पर 5। तो दिस इज द रियलाइजिंग सर्किट। रियलाइजिंग सर्किट क्या बता रहा है कि इस चीज को कैसे हमने ऑपरेट कराया। तो मेरे पास वैल्यू क्या थी, 5 वोल्ट और 0 वोल्ट, और मैं वाई आउटपुट में क्या चाह रहा हूं, और ऑपरेशन। और ऑपरेशन का मतलब होता है कि दोनों नो करें तभी नो होना चाहिए, कोई भी यस करे तो यस हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कोई भी हाई वैल्यू बोलता है आपको वाई पर हाई वैल्यू मिलती है। दिस इज द रियलाइजिंग सर्किट फॉर और गेट। फटाफट नोट करिए। बेटा इसका कोई मतलब नहीं है, एक मिनट, इसका मतलब है कि यहां से ये वैल्यू एकदम से फ्लक्चुएट करके नीचे आएगी। तो इस जगह पर मैं टाइम डिफाइन नहीं कर रहा हूं, इसके जस्ट पहले आपका 1 था, उसके तुरंत बाद ये वैल्यू 0 हो गई है। तो 1 + 1 1 होता है। रियलाइजिंग सर्किट ये बना रहा है कि आप ये दो डायोड को यूज करके और ऑपरेशन देख सकते हैं। थोड़ा जल्दी नोट करो, मैं नॉट गेट तक कम से कम आज बता देना चाहता हूँ। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है यहाँ। अब ये डायग्राम बन के आएगा एग्जाम में, वो एकदम से पूछेगा ये किस गेट को रिप्रेजेंट करता है, फिर आप कहोगे सर ने तो ये गेट पढ़ाया था, आया ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऑपरेशन। और ऑपरेशन का सिंपल मीनिंग, दोनों नो करेंगे तभी नो होगा, अदरवाइज कोई भी एक यस करेगा तो यस होगा, दोनों यस करेंगे तो भी यस होगा। तुम्हें ठंड ज्यादा लग रही है, मैं बताऊं, पहले दिन ही बता दिया ना मेंस में ये। चलें आगे। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा गेट, एंड गेट। एंड गेट में क्या होगा, सिंबल ये है ऐसे डी की तरह। एंड ऑपरेशन का मतलब ए इंटू बी, इसका ट्रूथ टेबल क्या आएगा, ये सब आप लोग जानते हैं इसलिए पढ़ाने का मन नहीं करता है। ए बी और वाई, ए इंटू बी क्या होगा, 0 0 0 0 1 1 0 1 1, दोनों यस करेंगे तभी यस होगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसका, रियलाइजिंग सर्किट। चलो मैं 5 वोल्ट लेके चल रहा हूँ, 5 वोल्ट से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने 5 वोल्ट को हाई लिया है, ये ए है, ये बी है, ओके।
ये वाई आउटपुट जो है वो आपका एंड की तरह होना चाहिए, ठीक है। तो इधर देखो ये 0 वोल्ट है, ये मैंने 5 वोल्ट लगा दिया, और मैं इधर से ए और बी से 5 और 0 भेजने वाला हूं, वो मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, आपको ये दिख रहा है कि कभी भी लो वैल्यू जाती है तो लो आंसर आता है, दोनों हाई वैल्यू बोलते हैं तभी हाई आता है, ठीक है। तो एक बात बताइए, इधर 5 वोल्ट की बैटरी लगी है, मैं इस पे 0 वोल्ट भेजता हूं और इस पे भी 0, क्या होगा? क्या दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस? इधर से देखो, क्योंकि ये 0 है, ये 5 वोल्ट है, अब ये 5 वोल्ट है तो ये 0 भेजूंगा तो दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस करंट को अलाउ करता है एज अ आइडियल डायोड, ये अपने ऊपर ड्रॉप 0 एक्सेप्ट करता है, तो यहां से यहां 0 का ड्रॉप, यानी ये 0 तो ये भी, वाई का वोल्टेज 0। अब आपने 0 और 5 भेजा, क्या होगा? कम से कम ये वाला तो फॉरवर्ड बायस है, इधर हाई वोल्टेज है उधर 0 है, तो ये वाला तो कम से कम फॉरवर्ड बायस है। ये फॉरवर्ड बायस होना क्या शो करेगा कि इसका वोल्टेज 0 तो इधर भी, और ये 0 आना इसको रिवर्स बायस कर देगा, तो ये फॉरवर्ड बायस है, पर ये 0 है तो यहाँ का वोल्टेज 0, फिर से 0 आया, इनको इंटरचेंज कर दूं तब भी 0। लेकिन दोनों तरफ 5 वोल्ट भेजने पे क्या होगा? दोनों तरफ 5 वोल्ट भेजने पे कोई बायसिंग नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे ये पॉइंट और ये दोनों पॉइंट एक साथ जुड़े हुए हैं, कोई बायसिंग नहीं है सर्किट में, कोई बायसिंग नहीं है, तो इस रजिस्टर में कोई करंट, इस रजिस्टर में करंट नहीं होना ये शो करता है कि इसका वोल्टेज 5 है तो इसका वोल्टेज भी, तो दोनों ने 5 बोला था, वाई का वोल्टेज 5 आ रहा है। ये कैसा ऑपरेशन है? एंड ऑपरेशन। बात समझ में आया? जल्दी बना लो, नॉट गेट भी देख लेते हैं फटाफट। नॉट थोड़ा टिपिकल होता है एज अ रियलाइजिंग सर्किट। देखिए जब दोनों 5 हैं, दोनों 5 हैं, इसका मतलब क्या? दोनों 5 और ये भी 5, तो ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे ये दोनों इस पॉइंट से कनेक्टेड है, तो इधर ऊपर सर्किट में कोई ईएमएफ नहीं दिखेगा आपको, तो कोई बायसिंग नहीं है डायोड्स की, कोई बायसिंग नहीं है, तो ये रेजिस्टेंस में कोई करंट, और इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं होना क्या शो करता है कि इसका वोल्टेज इधर 5 है तो इधर भी 5, तो दोनों तरफ 5 भेजने पे वाई का वोल्टेज 5 आता है। नेक्स्ट लिखिए नॉट गेट। नॉट गेट सिंपल है, सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। इधर से ए भेजते हो तो आउटपुट में ए बार मिलता है, इसका ट्रुथ टेबल क्या है? ए और वाई, वाई इक्वल्स टू ए बार, 0 भेजने पे 1, 1 भेजने पे यस, करने पे नो, नो करने पे। रियलाइजिंग में देखो कितना खतरनाक है। देखिए ए और वाई में क्या रिलेशन है, ओके 0 और 5 के अकॉर्डिंग मेरा वाई का वोल्टेज ए बार की तरह आना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा ए है, तो एक बात बताइए, अगर मैं, ये अर्थिंग है ना, तो आप कह सकते हो ये इससे कनेक्टेड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां से 0 वोल्ट भेज रहा हूं, 0 वोल्ट भेजने पे क्या ये कैसा बायस है? अनबायस। तो एक्चुअली आपका जो सर्किट है अभी कट ऑफ पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है?
कट ऑफ का मतलब है कि इनपुट आउटपुट में कोई करंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर अगर करंट नहीं हो तो ये 0 वोल्टेज है, ये 5 वोल्टेज है, और इसमें करंट नहीं होना इस पॉइंट के वोल्टेज को 5 वोल्ट बना देगा। क्या बना देगा? तो उधर 0 भेजने पे इधर 5, इस पॉइंट का वोल्टेज मतलब ये y का 5 वोल्ट आ गया। अगर मैं 5 वोल्ट भेजता हूं तो देखिए क्या कंडीशन बनती है। 5 वोल्ट यहां से देने पर क्या आपको लगता है एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस है ना? तो हमने मान लीजिए उधर से कुछ वोल्टेज भेजा है, बेस कलेक्टर रिवर्स हो गया, करंट चल रहा है। तो मुझे बताइए अगर मैं करंट कुछ इस तरह से लेता हूं, ये मेरा आईसी है, क्या आपको लगता है अगर ये 5 वोल्ट हो और आईसी इंटू आरसी 5 हो, मतलब आप सर्किट में क्या सेलेक्ट करके रखो, आपको पता है उधर 5 वोल्ट लगाने पे इधर करंट कितना जाएगा, उस करंट के हिसाब से आपने यहाँ पर रेजिस्टेंस सेलेक्ट किया हुआ है, ताकि आईसी इंटू आरसी 5 अगर हो तो यहाँ 5 वोल्ट है तो यहाँ 0, क्योंकि आईसी इंटू आरसी 5 है तो यहाँ से 5 वोल्ट का ड्रॉप। तो अगर ये आईसी इंटू आरसी 5 के बराबर है तो ये 5 है तो इधर ड्रॉप होके 0 आ जाएगा। तो उधर से क्या भेजा था आपने 5, इधर कितना आया 0। तो इन दोनों में रिलेशन कैसा है? नॉट। उधर से हाई वैल्यू आती है तो ये लो वैल्यू कहता है, इधर से लो वैल्यू जाती है तो ये हाई वैल्यू देता है। तो ये आपका रियलाइजिंग सर्किट है फॉर नॉट गेट। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में ये आधे घंटे में ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। तो मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ और उसमें नेक्स्ट क्लास में लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। शीट चाहिए, मैं देख के बता दूंगा, मुझे याद नहीं है अभी। नहीं, वो तो मेरे पार्ट पे जो आया होगा वो। एक मिनट, एक्सरसाइज 1 कहाँ तक हो गई अपनी? 40 तक हो गई ना? अब एक्सरसाइज 1 को आप ऐड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर, लॉजिक गेट को छोड़ देते हैं, 62 तक। एक्सरसाइज 1 62 तक, यानी कहां से? 40 से, 40 से लेके 62। आगे लॉजिक गेट के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 2 में मुझे लॉजिक गेट दिखा नहीं, यानी कंप्लीट। बचा हुआ कहां तक है? एक्सरसाइज 2 हमने कुछ डिस्कस किया पहले नहीं, तो 1 से लेके, हाँ जो भी है 1 से 33 में कहां तक कर चुके हम लोग? 1 to 6, यानी 7 से 33। एक्सरसाइज 3 भी दे दूं? इधर देखिए, एक्सरसाइज 3 कंप्लीट। एडवांस थोड़ी है, मेंस का टॉपिक है तो। और इसमें से लॉजिक गेट अभी माइनस कर देना नेक्स्ट क्लास में, लॉजिक गेट का। तो ये सारे कर लो आप होमवर्क एक्सेप्ट लॉजिक गेट्स, इसमें कुछ बचा नहीं है वैसे।